अब है लाइव आते हैं ना अपने पास, आते हैं क्या? आते हैं थोड़े बहुत। हाँ, अब देखो बेटा, बात को सुनना। बहुत सरल चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत सरल चैप्टर है, बता रहा हूं मैं, सरल है। न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से, क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से, और सरल चैप्टर है। और न्यूमेरिकल जब, हाँ, जब हो जाए तो 10 सेकंड में हो जाएगा, और 10 सेकंड में नहीं हुआ तो फिर वो छोड़ के आना है। क्या करना है? हाँ, मतलब लेवल या तो बहुत नीचे है या फिर बहुत ऊपर है। अब हमें पढ़ना है तो थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो थ्योरी समझ में नहीं आई तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। फिर आप एक, हाँ, रेडॉक्स लेसन पूरा हो गया है, और अब चल गया रासायनिक साम्य। अब पहले आधे घंटे में पूरी बात समझाऊंगा, उसके बाद अपन लिखेंगे, उसके बाद टॉपिक लिखेंगे, कितने दिन का है, क्या है, कहाँ का है, कितना वेटेज है, सब बात लिखेंगे। पहले रासायनिक साम्य है, जो साम्य चैप्टर है बेटा, साम्य, केवल रासायनिक साम्य नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले क्या बोल रहा हूं? साम्य, ओनली साम्य। ये साम्य चैप्टर एक ही चैप्टर है जिसके 3 भाग कर रखे हैं अपने यहां पर, सरल करने के लिए बच्चों के लिए। 2 भाग होते हैं वैसे इसके, अपने यहां पर एक और कर रखा है, 3 कर रखे हैं, इसको 3 भागों में बांट रखा है। जिसमें 3 भागों में एक जो है वो तो है इसका रासायनिक साम्य। कौन सा बेटा? रासायनिक साम्य, पहला भाग। दूसरा भाग है वो है इसका आयनिक साम्य। कौन सा है बेटा? आयनिक साम्य। और तीसरा है वो है इसका अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार। ये 3 भाग है इसके। पूरा चैप्टर एक ही है। 11th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 7, 7वां चैप्टर है। एक ही चैप्टर मिलेगा, अलग अलग चैप्टर नहीं मिलेंगे। और वो चैप्टर मिलेगा साम्य के नाम से। क्या मिलेगा? साम्य। और साम्य को 3 भागों में बांट दिया, एक रासायनिक साम्य, एक आयनिक साम्य, और एक अम्ल व क्षार। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम केवल और केवल किसकी बात करना चाहते हैं? रासायनिक साम्य। इसके बाद रासायनिक साम्य अपने को समझ में आ गया तो आयनिक साम्य समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो है इसका 70% भाग इसमें ऐसे कैसे आ जाता है, समझ गए चीज? तो आयनिक साम्य है, ये पॉइंट एक अलग चलेगा, समझ गए चीज? तो रासायनिक साम्य अपने को सबसे पहले पढ़ना है। मेरी बात समझ गए क्या? लगभग हम 6 से 7 क्लास में इस चैप्टर को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। बहुत बढ़िया। आवाज आएगी बेटा? आवाज कहां से चालू करना पड़ेगा इसको? चालू ये तो आई क्या? नहीं आई? आएगी। तो एक बच्चे ने लिखा है, अर्चना ने भी लिखा है आगी। हाँ, आगी सर, आवाज आगी। चलो अब देखो, तो रासायनिक साम्य की बात कर रहे थे हम।
अब ये रासायनिक साम्य चैप्टर हम शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। साम्य को क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। और रासायनिक साम्य को केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको आयनिक इक्विलिब्रियम, और इसको एसिड एंड बेस। हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की रासायनिक साम्य। अब पहले बात करेंगे हम साम्य क्या होता है। साम्य होता है, दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक तो होती है उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है, वो हम कोई भी अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो A + B = C + D, और एक मैंने लिख दी A + B = C + D। तो ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। जो एक ही दिशा में जाती है उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय। और जो दोनों दिशाओं में चलती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। इस अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का अपने पूरे चैप्टर में कोई काम नहीं है, केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का काम है। क्योंकि साम्य जो होता है वो कौन सी अभिक्रियाओं में चलता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से वापस अभिकारक बनते हैं। तो जो दोनों दिशाओं में चलती है उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं उत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्य स्थापित हो सकता है। एक बात क्लियर हो गई? तो साम्य किसमें होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब दोनों दिशाओं में चलना चाहिए, तो एक दिशा का काम नहीं है। अब हम बात करें कि होता ही क्या है साम्य। तो साम्य ये होता है, एक सामान्य उदाहरण से समझो बिल्कुल, कि एक यहां पर मेरे पास में एक 500 लीटर की टंकी रखी हुई है। कितने लीटर की? 500 लीटर की टंकी। और इधर भी मेरे पास एक 500 लीटर की टंकी रखी हुई है। कितने लीटर की रखी हुई? 500। इधर वाली टंकी पूरी भरी हुई है पानी से पूरी भरी हुई है, और ये वाली टंकी पूरी खाली है पानी से। समझ गए? अब इन दोनों के बीच में एक नीचे एक पाइप लगा दिया मैंने, लगा दिया पाइप। मेरी बात समझ रहे हो? पाइप लगा दिया और वाल लगा दिया बीच में चालू बंद करने का उसको। और अब हमने वाल को चालू कर दिया तो इधर से पानी इधर तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? और धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये टंकी तो जाएगी खाली, ये टंकी बढ़ जाएगी पूरी। नहीं होगा? क्या होगा फिर? आधा आधा आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसी को साम्य बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? मतलब यहां से पानी इधर जा रहा है और इधर से इधर पानी एक बार थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि प्रेशर से जाएगा, और फिर वापस ज्यादा हो गया तो वापस इधर आएगा, और धीरे धीरे फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, दोनों में बराबर। तो इसको मैं अभिकारक मान लू इधर वाले को, जिस सबसे ज्यादा पहले यही थे और उत्पाद पहले कोई था नहीं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, उत्पाद की तरफ जा रही थी। तो दोनों उत्पाद और अभिकारक दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। उसी को हम क्या बोलते हैं, साम्य को। यानी कि ए और बी मिलकर के पहले क्या बनाते हैं, सी और डी, और फिर सी और डी से अब जैसे मान लो कि ये दोनों मिलकर के मेरे पास कितने ग्राम है, 100 ग्राम। कितने ग्राम है, 100 ग्राम। और इधर कितने ग्राम थे, 0। कितने थे, 0। तो ये धीरे धीरे इधर जाएगा ना, और धीरे धीरे इधर जाएगा, तो इधर जब आधा हो जाएगा तो कितना ग्राम आ जाएगा, 50 ग्राम। और इधर भी कितना आ जाएगा, 50। दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो अब ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, बताओ? कहीं भी नहीं जाएगा। इसका मतलब दोनों की तरफ बराबर हो गए तो ये साम्य में आ गया। किस में आ गया, साम्य में। मेरी बात समझ में आई क्या? यानी कि अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता बराबर हो गई तो वो अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ गई। मैंने एक शब्द बोला है, सांद्रता। सांद्रता कोई जरूरी नहीं है कि बराबर होती है, ऑलमोस्ट लगभग हो जाती है बराबर, पर जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तो फिर परिभाषा में एक शब्द आता है, अभिक्रिया का वेग। क्या आता है, अभिक्रिया का वेग। रासायनिक बलगति की चैप्टर पढ़ लिया क्या?
केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग यदि बराबर हो जाता है तो उसमें उसको बोलते हैं साम्य। क्या बोलते हैं? साम्य। अभिक्रिया का वेग का मतलब जितनी स्पीड से अभिक्रिया आगे जा रही है उतनी स्पीड से अभिक्रिया पीछे भी आ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि अभिक्रिया दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। उसको हम क्या कहेंगे? साम्य। एक बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा धीरे धीरे। यहां तक हो गया मामला, बैठ जाएगा। अब सुनना वापस, दोनों बराबर हो गए थे तो अभिक्रिया क्या हो गई? साम्य। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पानी इधर से इधर पानी जा रहा है क्या, या इधर से इधर पानी जा रहा है। तो हमने एक प्रयोग किया, एक लाल कलर ला करके थोड़ा सा इधर वाली टंकी में डाल दिया। कलर कैसा? कलर लाल कलर। और इस टंकी का पानी कैसा हो गया? लाल। इसको जगह, वरना नीला हो जाएगा। हाँ, कैसा हो गया उसका कलर? लाल। और 2-3 घंटे बाद यदि आप उन दोनों टंकियों को देखोगे ना तो दोनों में लाल कलर क्या मिलेगा? बराबर। इसका मतलब पानी स्थिर तो दिख रहा था अपने को, लेकिन पानी के कण अंदर के अंदर क्या कर रहे थे? चल रहे थे। इधर से लाल कलर इधर जा रहा था और कुछ टाइम बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, कितने बराबर हम देखते हैं तो दोनों में लाल कलर क्या आ जाता है? बराबर। इसका मतलब साम्य कभी रुकता नहीं है, साम्य हमेशा चलता रहता है, साम्य हमेशा चलता है। इसलिए दूसरा शब्द आएगा कि साम्य गतिक होता है या स्थिर होता है। तो साम्य क्या होता है? गतिक। आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए चीज? साम्य कभी भी रुकता नहीं है, साम्य चलता रहता है। अब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया कौन सी है? ये उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब है तो अभिक्रिया आगे की तरफ इधर जा रही है ना, इसको आगे की तरफ जा रही है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा अग्र अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अग्र अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया वापस जा रही है उसको बोलते हैं पश्च अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? पश्च अभिक्रिया। पश्च अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम है प्रतीप अभिक्रिया। कौन सी? प्रतीप। प्रदीप नहीं है, प्रतीप। पश्च या प्रतीप अभिक्रिया। तो अब हम इसकी परिभाषा दे देंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अब वेग कौन से हैं? तो अग्र अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको तो बोलते हैं अग्र अभिक्रिया वेग, और वापस जाने वाली अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको बोलते हैं पश्च अभिक्रिया वेग। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया का वेग और प्रत्येक अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है तो उस अभिक्रिया को साम्य अवस्था में कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साम्य। क्या बोलते हैं? साम्य। तो ये बिल्कुल शुद्ध परिभाषा है। अब हम कहें कि अभिकारक और उत्पाद बराबर हो जाएं तो भाई क्या बराबर हो जाएं? मात्रा बराबर हो जाए, सांद्रता बराबर हो जाए, ताप बराबर हो जाए, दाब बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए? मगर चीज तो वहां कंफ्यूज करता है वो क्वेश्चन। इसलिए मैंने एक लाइन बोली है, सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक इनसे कोई मतलब नहीं है, क्या बराबर हो जाए? अभिक्रिया का वेग। क्या हो जाए? अभिक्रिया का वेग। तो मैं ये कह सकता हूं कि साम्य का मतलब ये है कि साम्य का मतलब क्या है? साम्य का मतलब है अग्र अभिक्रिया वेग, अग्र अभिक्रिया वेग बराबर हो जाए पश्च अभिक्रिया या प्रत्येक अभिक्रिया वेग के। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? साम्य बोलते हैं। नंबर 1 बात क्लियर। नंबर 2 बात, साम्य हमेशा गतिक होता है। साम्य हमेशा गतिक होता है। साम्य हमेशा क्या होता है? गतिक होता है। साम्य कभी रुकता नहीं है। तीसरी बात, साम्य हमेशा उत्क्रमणीय होता है। साम्य हमेशा उत्क्रमणीय होता है, यानी कि दोनों दिशाओं में चलता है। एक दिशा वाली अभिक्रिया कभी भी साम्य अवस्था में नहीं आएगी। मान लो पानी इधर ही जा रहा है तो वो साम्य में कैसे आ सकता है? नहीं आएगा वो। समझ गए चीज? क्यों? इधर जाएगा तो हम कहेंगे इधर वापस नहीं आएगा, वापस से नहीं आएगा। तो फिर पानी तो मान लो बराबर चला जाएगा,
लेकिन फिर और कोई जैसे रंग डाला तो बराबर होने के बाद तो रंग तो फिर इधर जाएगा नहीं। अब अरे नहीं जाएगा ना, मेरी बात समझ रहे हो क्या भाई? मान लो पानी तो चला गया, ये पानी का तो दाब था, चला गया, अब बराबर हो गया, वो तो एक ही दिशा में जाता है ना। तो अब रंग डालेंगे तो रंग थोड़ी जाएगा, क्योंकि रंग तो जाएगा पानी के साथ और पानी चल नहीं रहा। इसलिए साम्य हमेशा क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। चौथी बात करें तो साम्य क्या करता है? दोनों दिशाओं में चलता है, दोनों दिशाओं में चलता है। इसका मतलब एक ही है, दोनों, समझ गए चीज? दोनों दिशाओं में चलता है। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। अब समझ में आ गया क्या पढ़ेंगे? अरे समझ में आ गया क्या पढ़ेंगे? तो हम केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात करेंगे, हम साम्य की बात करेंगे। क्लियर हो गई क्या मेरी बात? अरे क्लियर हो गई? ठीक है। अब जो है थोड़ा सा इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पॉइंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या पढ़ना पड़ेगा? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अब एक तो होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। पढ़ा है क्या आपने? अधिशोषण चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा? पढ़ा क्या है आपने, ये बताओ? है क्या पढ़ा है? बहुत बढ़िया। हाँ चलो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीधी पढ़ा दे, डायरेक्ट ही? हाँ थोड़ा ध्यान दो। तो अब मैं आपको एक कुछ चीजें ऐसे पूछने वाला हूं जो सामान्य है, छोटी क्लासों में 6वीं 7वीं में भी आप पढ़ के आए हो। सुनना एक बार, बर्फ से पानी बन सकता है और पानी से क्या बन सकता है? बर्फ बन सकता है। क्या दोनों दिशाओं में चल रही है? चल रहा है। बर्फ से पानी बन सकता है और पानी से वापस बर्फ। क्या ये साम्य में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। समझ गए चीज? साम्य में हो सकते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो भी आपने पढ़ा है। बंद पात्र देखा है और खुला पात्र देखा है। ऊष्मा गति के चैप्टर पढ़ा क्या? हाँ। तो सुनो फिर मेरी बात। थर्मस देखा है क्या? आइसक्रीम वाला कौन सा? चाय वाला ही होता है, आइसक्रीम में थर्मस नहीं होता। समझ गए? हाँ चाय वाला। अब उसमें जो चाय है वो उसमें डालते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो क्या रहती है? गर्म ही रहती। ठंडी चीज डालेंगे तो ठंडी रहेगी और गर्म डालेंगे तो गर्म रहेंगे। अब मैं ये कहूं कि जो चाय है वो कुछ बहुत टाइम तक उसमें गर्म ही रहती है, तो वो पात्र बंद था इसलिए गर्म रहती है। खुला होता तो वो गर्म नहीं रहती। मेरी बात समझ में आई? यदि आपने एक थर्मस लिया, गौर से समझना, और उस थर्मस को आधा पानी से भर लिया। कितना भर लिया? आधा पानी से भर लिया है। और उस थर्मस के अंदर 4 टुकड़े, आपने 5 भी डाल सकते, 2 भी डाल सकते, मैं 4 बता रहा हूं। 4 टुकड़े आपने बर्फ के डाल दिए। किसके डाल दिए? बर्फ के टुकड़े डाल दिए 4। कितने टुकड़े डाल दिए? 4। थर्मस ले लिया, उस थर्मस को आधा भर दिया पानी से। किससे भर दिया? पानी से। और उसमें 4 टुकड़े क्या डाल दिए? बर्फ के। और बर्फ के डाल करके उसको कर दिया बंद। क्या कर दिया? बंद कर दिया। और अब उस थर्मस को आपने ऐसी जगह रख दिया, ऐसे बॉक्स में रख दिया जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ कि बर्फ पिघल करके पानी बनेगा या पानी जम करके बर्फ बनेगा? पानी जम के बर्फ बनेगा। और भी है कोई?
और भी, और जिन्होंने पानी जम करके बर्फ बताए ये बताए, ये भी तुक्के मारे, आप भी तुक्के मार दो, उल्टा बता दो, कुछ नहीं होगा। तो ये उसमें ना तो बर्फ पानी बनेगा और ना पानी से बर्फ बनेगा, और वो तीसरा कह रहा है कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी होगा उसके अंदर। अब आप बताओ क्या होगा? तो सुनो मेरी बात, तभी कह रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा। हाँ, ऐसे हाथ नहीं डालना है, बड़ा मुश्किल है मामला, थोड़ा समझो। मैं ये कह रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस है ना बेटा, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, वो पानी और बर्फ दोनों के लिए मैं ये कहूं कि ये गलनांक भी होता है। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ पिघलना शुरू होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो पानी है वो पानी जमना भी शुरू होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ गए जी? तो पानी के लिए गलनांक और हिमांक दोनों ही क्या होता है? 0 डिग्री। मतलब पानी बर्फ बनता है 0 डिग्री पे, और पानी बर्फ बन रही है, पानी से क्या बन रहा है? बर्फ, 0 डिग्री पे ही, और 0 डिग्री पे ही बर्फ से क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। समझ गए चीज? अब हम कहें कि 0 डिग्री से यदि मैंने 0.01 भी पॉइंट भी यदि मैंने इसका कम कर दिया तापमान, तो पानी से बर्फ बनना शुरू हो जाएगी कंप्लीट। और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्लस का 0.01 भी कर दिया, तो वो पानी से बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने तापमान कितना रखा? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही थोड़ी बहुत? आ रही है ना? मतलब इससे ऊपर तापमान करते ही तो बर्फ पिघलना शुरू होती है, और इससे कम तापमान करते ही पानी से बर्फ बनना शुरू हो जाता है, यानी कि जमना शुरू हो जाता है पानी। समझ गए? तो मैंने कितने पे रखा? 0। अब 0 पे क्या होना चाहिए? तो 0 पे कंफ्यूज हो गए ना? वो कंफ्यूज ही हो रहा है इसके अंदर, यानी कि जितनी बर्फ पिघल करके पानी बन रहा है, उतना ही पानी वापस किस में बदल रहा है? बर्फ में बदल रहा है। समझ गए जी? तो बर्फ के और पानी के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। द्रव्यमान बोल रहा हूं मैं, उनके वजन में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो बर्फ के टुकड़े थे ना, उनके आकार में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि जब ये पानी बनेंगे तो पानी बनेगा तो वापस पानी से जब बर्फ बनेगी तो वो इस आकार में थोड़ी बनेगी, वो उसकी इस दीवारों की सतह पर बर्फ क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। तो जितनी हमने बर्फ ली थी, जितनी द्रव्यमान, उतनी ही बर्फ है अपने पास, और जितना पानी लिया था उतना ही पानी है, लेकिन इनके टुकड़े हैं वो पिघल करके और पानी बने, और पानी वापस उतना क्या बना दी? बर्फ बना दी। इसी को बोलते हैं साम्य। क्या बोलते हैं? साम्य। यानी कि वो जो पात्र था वो क्या कर रहा था? जितना बर्फ से पानी में, पानी से बर्फ में, ये एक दूसरे में साम्य चल रहा था। लेकिन साम्य की कंडीशन हो गई और बंद। क्या होना चाहिए? बंद। खुले पात्र में ऐसा कभी नहीं होगा। आप पानी ले लो और पानी में बर्फ डाल दो और यहां पर रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो बर्फ पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा। समझ गए चीज? क्योंकि ऊष्मा का अंतर हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये इतनी सारी बकवास जो मैंने की है ना, वो एक पॉइंट समझाने के लिए की है, 5वां ये कि साम्य जो है वो हमेशा बंद पात्र में होता है। किसमें होता है? बंद पात्र में। ये बात ध्यान रखना है। साम्य कहां होता है? बंद पात्र में। साम्य कभी खुले पात्र में नहीं होता है। अरे समझ गए क्या मेरी बात? समझ रहे हो नालायक को? हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी भावनाएं सब समझता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से कि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। चैप्टर सरल है, हार्ड नहीं है, शुरुआत में हार्ड है। हाँ थोड़ा ध्यान देना। तो ये साम्य की मैंने 5 बातें लिख दी। अब ये 500 बातें आपको याद रहेगी। साम्य जो होता है, कोई पूछे साम्य क्या होता है, परिभाषा बताओ, तो आप बता दोगे। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऐसा कोई प्रक्रम, ऐसा कोई कार्य जिसमें अभिक्रिया दोनों दिशाओं में जब चलती है तो उसमें अग्र अभिक्रिया का वेग और प्रत्येक अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाए तो उसे ही साम्य कहते हैं। अपने को याद रखना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, लिखना थोड़ी अपने को। अपने तो दिमाग में इतना रखना है भाई, अग्र अभिक्रिया का वेग प्रत्येक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बराबर होता है। साम्य कैसा होता है? गतिक होता है। कभी भी साम्य रुकता नहीं है, साम्य हमेशा चलता रहता है। साम्य कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है।
साम्य कैसा होता है? दोनों दिशाओं में चलता है। साम्य कैसा होता है? बंद पात्र में होता है। ये सारे काम साम्य के होते हैं। कर लोगे इतना काम? अरे कर लोगे? हाँ। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि a प्लस बी इज इक्वल सी प्लस डी, हाँ, हाँ, ये अजय कुशवाहा बेटा ये इनऑर्गेनिक नहीं है बेटा, फिजिकल है। वो बच्चा कह रहा है मैंने ऑर्गेनिक ही पढ़ी है, इनऑर्गेनिक की पहली क्लास है। इनऑर्गेनिक नहीं बेटा, तरुण सर आएंगे इनऑर्गेनिक। हाँ, अब देखो ये जो अभिक्रिया लिखी है मैंने, इस अभिक्रिया में कुछ बातें और जाननी है अपने को। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का नाम सुना है क्या? सुना है? कौन से चैप्टर में सुना? कौन से में बताओ? देखो आपका पढ़ने का तरीका सही है क्योंकि मैंने एक चैप्टर पढ़ाया। कमी कहाँ है? पढ़ने का तरीका ठीक है, पढ़ते भी ठीक हो। अब टेस्ट लगेगा, रेडॉक्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो मैं पता लगा लूंगा, तो पेपर भी सही हो जाएगा। अपने चीजें क्या है कि बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है अपने पास चीजें। तो पढ़ने से पहले, बैठने से पहले अपने को ये पता हो कि सारे नोट्स अपने पास हैं, क्वेश्चन अपने पास में है, क्या पढ़ना है, ये थोड़ा तरीका बनाओ चीजों को। विज्ञान की परिभाषा 6वीं क्लास में आती है कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जब तक क्रमबद्ध चीजें नहीं होंगी ना, तब तक समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा इसको अपन क्रमबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं पढ़ा तो आप ही कह दो कि नहीं पढ़ा। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है क्या? इतना तो बताइए। आगे चलने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? अग्र अभिक्रिया। पीछे चलने वाली कौन सी होती है? पश्च अभिक्रिया। आगे चलने वाली अभिक्रिया होती है वो अग्र अभिक्रिया। तो वो जितने वेग से चल रही होगी उसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया वेग। क्या बोलते हैं? अग्र अभिक्रिया वेग। पीछे भी चल रही होगी तो जो पश्चात चल रही है वो जितनी स्पीड से चल रही है, वेग से चल रही है, उसको बोलते हैं पश्चात अभिक्रिया वेग। यहां तक की बात ठीक है? अब मैं ये कह दूं कि साम्य अवस्था में अग्र अभिक्रिया के वेग को मैं लिख देता हूं बेटा आरएफ। क्या लिख देता हूं? आरएफ, यानी कि रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे जाने वाली। अग्र अभिक्रिया वेग। और यहां पर है रेट आर बी। बी का मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पीछे चलने वाली। ये अग्र अभिक्रिया का वेग है और ये प्रतीप अभिक्रिया का वेग है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि साम्य अवस्था में आर एफ बराबर आर बी होता है? कह सकते हैं क्या? क्लियर हो गई बात? तो ये अग्र अभिक्रिया का वेग, प्रतीप अभिक्रिया का वेग इस तरह से बता सकता है अपने को कि दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? साम्य होता है। अब देखो दो क्वेश्चन इसके आते हैं अपने पास में, साम्य रासायनिक साम्य। दो क्वेश्चन आते हैं आयनिक साम्य के और दो क्वेश्चन आते हैं अम्ल और क्षार के। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो अब अपने टॉपिक लगा लो एक बार फटाफट से, हेडिंग लगाओ रासायनिक साम्य। टॉपिक का नाम लगाना रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य। और साइड में लिख लो जेईटी। दो से तीन क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द दो आते हैं इसमें से, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है?
देख कितना मोटा लिखिए, इतना मोटा लिखने से 2 ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन। सीयूटी में नहीं आएगा, सीयूटी में नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना सीयूटी वाले टॉपिक भी नहीं आएंगे, समझ गए? हाँ, क्योंकि सीधे पढ़ते हो ना तो सीधा काम चलेगा बेटा। जो पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे ऐसे कैसे टॉपिक सीयूटी में कंप्लीट आने वाले हैं, तो जब पढ़ाऊंगा उन चैप्टर्स को। रासायनिक सामने, अब हम इनके टॉपिक की बात करें तो पहले अब एक पॉइंट समझना है जो इस चैप्टर में लगभग 6 से 7 बार आएगा। बार बार कुछ शब्दों के नाम आएंगे, वो अपन एक ही बार में पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक लिखेंगे। सबसे पहले माना एक, सुन लो पहले तक कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। a प्लस बी इज इक्वल सी प्लस डी। अब वो बात बता रहा हूं जो इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, पूरी केमिस्ट्री में बार बार आते हैं और इस चैप्टर में 6 से 7 बार आएगा और न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं वहां से, केसी का मान बहुत बार के बाद। सुनना, मैं आपको ये कहूं कि ए और बी अभिकारक है। ए और बी क्या है? सी और डी क्या है? उत्पाद। हमारे पास में सी और डी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, ये तो उत्पाद हैं, बाद में बनेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास में एक तो था ए और एक था बी, दोनों को मैंने मिलाया तो एक नई चीज बन गई ना। क्या बन गया? सी और डी। वो नई चीज बन गई, वो क्या है? उत्पाद। वो क्या है? उत्पाद। तो जब अभिक्रिया क्रिया करेंगे तभी तो उत्पाद बनेगा। तो यदि कोई अभिक्रिया चालू ही नहीं हुई, कोई अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, उस समय अपने पास में अभिकारक तो होते हैं अधिकतम और उत्पाद होते हैं 0। 0 होते ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि कोई अभिक्रिया हमने शुरू ही नहीं की, मेरे पास में ए यहां रखा हुआ है और बी भी यहां रखा हुआ है और दोनों को मिला करके मैं अभिक्रिया करना चाहता हूं, तो जब मैंने शुरू ही नहीं की तो सी और डी नाम की चीज क्या है अपने पास में? ए और बी। अब मैं कहूं कितना है, तो जितना लिया है अधिकतम वही है पास में, तो अधिकतम मेरे पास में ए और बी है। अब मैं उनको मिला रहा हूं, तो जब मैं इस प्रारंभ में लेता हूं तो उसको बोलते हैं बेटा प्रारंभिक सांद्रता, और उसको मैं लिख रहा हूं कि T बराबर 0। बात को समझना, T बराबर 0, ये T है टाइम, यानी कि टाइम 0 मतलब अभी अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। उस टाइम मेरे पास मान लो कि A है मेरे पास में वो 100 ग्राम है बेटा। कितना ग्राम है? 100 ग्राम। और B भी मेरे पास में कितना ग्राम है? 100 ग्राम। B भी कितना ग्राम है? 100 ग्राम। और C कितना है? 0। वेरी गुड। C कितना है? 0। और D भी कितना है? 0। क्लियर हो गई ये बात? तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, टाइम चालू ही नहीं हुआ, उस समय अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा अधिकतम होती है और उत्पादों की सांद्रता 0 होती है। अब मैं कहूं कि अभिक्रिया मैंने शुरू कर दी और अभिक्रिया चल रही है, और अभिक्रिया चलते चलते 5 मिनट हो गई। कितने मिनट हो गई? 5 मिनट। तो 5 मिनट हो गए तो ए और करके धीरे धीरे सी और डी बनाना शुरू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे ना। तो इनमें से कुछ मात्रा इधर गई होगी ना। तो यहां पर मैं कहता हूं कि जब मैंने कुछ टाइम बाद में देखा तो मान लो T1 कोई टाइम हो गया, 5 सेकंड मान सकते हो, 2 मिनट मान सकते हो, T1 का मतलब कोई टाइम हो गया। तो इसमें से कुछ पदार्थ टूट करके बेटा इधर चले गए। वो जो टूट करके चले गए उनको मैं x मान लेता हूं। क्या मानता हूं? x। तो वो 100 में से कितने चले गए बेटा? x। कितने चले गए? x। बात समझे? इधर भी कितने टूट करके चले गए? x। तो इधर भी क्या चले गए? x। और x आ गए तो इधर बन गए x और इधर बन गए x। यही तो होगा। अरे यही होगा ना, यही होगा। मान लो मैं ये कहता हूं कि इसमें से 20 ग्राम चले गए। कितने ग्राम चले गए? 20 ग्राम चले गए। तो इसको मैं ये कह दूं कि 100 में से कितने ग्राम चले गए? 20 ग्राम चले गए। इधर 100 में से कितने ग्राम चले गए? 20 ग्राम चले गए। तो इधर कितने ग्राम आ गए? 20। और इधर कितने आ गए? 20।
ये या एक आगे, तो इसमें 100 में से 20 गए तो कितने बच गए 80, यहां भी कितने बच गए 80, और यहां कितने हैं 20, और यहां कितने हैं 20। इस चीज से एक अर्थ निकालो आप, इस चीज से एक अर्थ निकला कि जब तक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तब तक अपने पास अभिकारक तो होते हैं अधिकतम और उत्पाद होते हैं 0। लेकिन जब अभिक्रिया चल जाती है तो कुछ समय पश्चात हमें यह पता लगता है कि अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती है कम, और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है। बढ़ती नहीं बढ़ती? अभिकारक की सांद्रता क्या होती है कम, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ये दूसरा पॉइंट कि समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में क्या परिवर्तन आता है। तो हम ये कहेंगे कि समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है। क्लियर? फिर एक समय ऐसा आता है कि अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है बराबर। इसमें से 50 टूट के इधर चले गए तो इधर आ गए 50, इधर भी आ गए कितने 50, इधर भी हो गए कितने 50, इधर भी हो गए कितने 50। क्या अब ये अभिक्रिया, अब अभिकारक से उत्पाद और बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभिक्रिया कहां चल रही है दोनों दिशाओं में। यदि अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही होती तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती पूर्ण हो जाती, कंप्लीट हो जाती ना। अरे होती कि नहीं होती? लेकिन अभिक्रिया कहां चल रही है दोनों दिशाओं में। मान लो एक और टूट करके इधर गया 1 ग्राम, तो इधर 49 बच जाएंगे, इधर भी 49, लेकिन इधर कितने हो जाएंगे 51। तो इधर ज्यादा हो गए ना, तो अब इधर से वापस इधर जाना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी कि किधर भी बढ़ेंगे ना तो वापस एक इधर बढ़ेगा तो एक इधर वापस दे दिया जाएगा। समझ गए चीज? चलता तो रहेगा ये, एक इधर आएगा तो एक इधर वापस से चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आता है कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बराबर। उसको हम क्या बोल देते हैं साम्य। ये बात समझ में आ गई? तो अब क्या ये अभिक्रिया पूर्ण हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। यदि एक ही तरफ चलती है अभिक्रिया एक तरफ, तो ये सारे इधर के इधर जाकर के इधर 0 हो जाते हैं, इधर के पूरे हो जाते ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, इसलिए साम्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तो साम्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन एक ही तरफ चलती है अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय नहीं अनुत्क्रमणीय होती है, तो वो अभिक्रिया क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है। मेरी बात समझ गए? तो अभिक्रिया जब पूर्ण नहीं होगी तो फिर क्या होगी बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बराबर। उसी को क्या बोल देते हैं साम्य। तो एक नया पॉइंट निकल के आ गया क्या कि अभिक्रिया के साम्य कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। पहले कितनी बात बताई थी मैंने 5, एक और जोड़ देंगे इसमें। कितनी थी 4 थी क्या 5 थी? हाँ 4 मान लो 5 मान लो। आप पूछेगा नहीं कि रासायनिक साम्य में कितनी बात बताई। 1 2 ऑप्शन में दे दे 3 और 5 पूछा है क्या? नहीं पूछा। इसमें एक और जोड़ दिया अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। ये जनरल चीज नहीं बढ़ाई, ये पूरे चैप्टर का सारांश आ गया जो हम पढ़ने वाले हैं। समझ गए चीज? अब यहां तक आ गया क्या? अब इसमें हम ये कहें कि जो आगे चलने वाली अभिक्रिया है, वो आगे चलने वाली अभिक्रिया, तो प्रारंभ में मेरे पास में ये ज्यादा थे ना, और इधर कितना था 0। तो पहले अभिक्रिया का वेग क्या होगा तेज गति से होगा। अरे फास्ट होगा कि नहीं होगा? मत मानो आप फास्ट होगा। ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी रखी हुई है ऊपर, और नीचे पानी आ रहा है। पानी की टंकी पूरी भरी हुई है तो फास्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा उस पानी की स्पीड भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी।
चेक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? पानी होना भी चाहिए ऊपर, तो केवल टंकी नहीं। तो कहने का मतलब टंकी पूरी भरी हुई है तो वेग अधिक है, और जैसे जैसे कम हो रहा है वेग भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब इधर पूरा पूरा के पूरे अभिकारक हैं, तो जो आगे चलने वाली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। तो प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है, बढ़ता है, तेज होता है। और धीरे धीरे समय के साथ साथ अभिक्रिया जैसे जैसे आगे चल रही होती है, इनमें इनकी मात्रा में धीरे धीरे क्या आती है? कमी आती है। कमी आती है तो अभिक्रिया का वेग भी धीरे धीरे कम होता रहता है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो इस पूरी बात का निष्कर्ष निकला है कि प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग अधिकतम होता है और समय के साथ धीरे धीरे अग्र अभिक्रिया का वेग कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता भी धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। बात समझ गए? फिर क्या होता है? जैसे जैसे ये इधर आ रहा है, उत्पाद भी तो बढ़ रहे हैं ना? अरे बढ़ रहे हैं, तो ये किधर जाना शुरू होंगे? फिर वापस जाएंगे, और ये क्या होगी? प्रतीप या पश्य अभिक्रिया। तो इधर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो कुछ कण वापस भी जाएंगे, तो पश्य अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में तो क्या होता है? 0, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना ये। अरे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? तो ये पश्य अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो अग्र अभिक्रिया का वेग तो धीरे धीरे कम होता है और पश्य अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है जब अग्र अभिक्रिया का वेग और प्रतीप अभिक्रिया का वेग दोनों बराबर हो जाते हैं। उसी जगह को बोल देते हैं साम्य। क्या बोल देते हैं? समझ में आ गई क्या? नालायक को मेरा यहाँ तक गला सूख गया। हाँ, पानी नहीं पीऊंगा मैं, पानी पूरी क्लास लेने के बाद पीऊंगा। हाँ, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है? अधिकतम। क्या होती है? अधिकतम। उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है? 0 होती। समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या आती है? कमी। उत्पाद की सांद्रता में क्या आती है? वृद्धि। समय के साथ साथ अग्र अभिक्रिया, प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अधिकतम, ज्यादा होता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे अग्र अभिक्रिया का वेग कम होता है। प्रारंभ में प्रतीप अभिक्रिया का वेग 0 होता है, 0 होता ही नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। तो इसका वेग तो कम हो रहा है और इसका वेग बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जिस समय दोनों अभिक्रियाओं का वेग क्या हो जाएगा? बराबर। उसी को हम बोलते हैं साम्य। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? अब मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, इतनी सारी बकवास कर दी मैंने, है ना? हाँ, बकवास ही करता हूं फिलहाल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं ये कह दूं कि अग्र अभिक्रिया का वेग, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट बनाऊंगा यहां पर, अग्र अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। सही या गलत? वापस सुन लेना, जल्दबाजी नहीं है। अग्र अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। सही बात है, क्योंकि प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता क्या थी? अधिकतम, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी क्या था? अधिकतम। समय के साथ साथ सांद्रता क्या हो रही है? कम, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो रहा है? कम। तो मैं ये कह सकता हूं कि अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। कह सकता हूं क्या? अरे कह सकते हैं? वेरी गुड। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रतीप या पश्य अभिक्रिया का वेग समानुपाती उत्पाद की सांद्रता? अरे कह सकते हैं ना? हाँ। नालायकों, जिसके समझ में नहीं आ रही है ना, नहीं है, कभी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं, जिंदगी में कहीं नहीं आएगा, पूरी दुनिया में घूम आना आप लोग। क्योंकि एक टॉपिक जिसको
5 मिनट में समझा देता हूं मैं। पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट को 5 मिनट में ये पूरी बात समझा देता हूं इतनी मगर चीज कि जिसको आ गया ठीक है, नहीं आया उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर ये कह देता हूं, आ गया ठीक है, नहीं आया तो उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको नहीं कहता हूं मैं, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आता है। क्या आता है? धीरे धीरे आता है। पानी कहाँ गया? हाँ, पानी पिलाओ देंगे थोड़ा। इसमें कोई है क्या इधर? कोई नहीं इधर। लाओ, पानी है क्या? नहीं है। कोरोना मुक्त होना चाहिए। चलो बाद में पीऊंगा, 5-10 मिनट और। देखो इधर, देखो फटाफट देखो। तो अब मैं एक कुछ चीज लिख रहा हूं, ध्यान से समझना उसको। इसको मैं ये लिख दूं कि नालायक को समझ लेना। हाँ, मैं 4 बार तो यह बिगड़े लिख चुका हूं आपको समझा, अलग अलग तरीके से समझाने के लिए। A प्लस बी इज इक्वल प्लस डी। अब मैं ये कह दूं कि अग्र अभिक्रिया का जो वेग है, उस अग्र अभिक्रिया को वेग को लिख दूं मैं RF से। RF से किसको लिख रहा हूं? अग्र अभिक्रिया का वेग। R का मतलब है रेट, और रेट का मतलब होता है वेग या दर। एक ही बात है, समझ गए जी? वेग या दर। और F का मतलब है फॉरवर्ड। F का मतलब क्या है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? अग्र। तो अग्र अभिक्रिया के वेग को मैं लिख रहा हूं RF। क्या लिख रहा हूं? RF। तो मैं ये लिख दूं कि RF समानुपाती, अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक A और B। ये ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये सांद्रता का है। किसका है? सांद्रता का। आगे लिखवाऊंगा, सारी बातें लिखवा दूंगा मैं कि ब्रैकेट क्यों। बड़ा ब्रैकेट जो भी काम में लूंगा इस चैप्टर में, वो हमेशा सांद्रता का काम में लूंगा। किसका लूंगा? सांद्रता का। जब ये बड़ा ब्रैकेट आएगा तो इसको मैं ये कह सकता हूं RF समानुपाती A की सांद्रता और B की सांद्रता। मतलब A की सांद्रता और B की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अग्र अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है क्या? ठीक है, इसको बढ़ा दूं मैं समीकरण नंबर 1। और उल्टी बात करें तो प्रत्येक अभिक्रिया का वेग को किससे लिखूंगा मैं? RB से। RB का मतलब वेग और B का मतलब बैकवर्ड, पश्चिम अभिक्रिया। तो मैं ये कह दूं कि RB समानुपाती C की सांद्रता और D की सांद्रता। सही बात है क्या? ठीक है, तो फिर मैं हटा देता हूं इसको। हाँ, इसको पूरा कर देता हूं, वो समझा नहीं। RF बराबर, यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई क्या लगाएंगे? स्थिरांक, नियतांक, एक ही बात है, कांस्टेंट। समझ गए? और वो लगा देता हूं मैं K। क्या लगा देता हूं? K। और K A की सांद्रता और B की सांद्रता। बात समझ में आ गई क्या? समीकरण नंबर नहीं, अब ये समीकरण 1 ही बनेगा पूरा। समीकरण नंबर 1 समझ गए? अब पीछे की बात करेंगे, बैकवर्ड वाले की बात करेंगे। तो RB समानुपाती C की सांद्रता और D की सांद्रता। तो RB बराबर, यहां भी क्या लगा दूं? K। C की सांद्रता और D की। सही बात है क्या? अब हम K में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि K आ गए ना 2 जगह। हमें आगे चल करके कैसे पता लगेगा कि कौन से वाला K है? इसलिए इस K को तो मैं कह देता हूं KF। क्या कह देता हूं? KF। और इसको कह देता हूं मैं KB, यानी कि KF यानी कि फॉरवर्ड कांस्टेंट, अग्र अभिक्रिया वेग नियतांक। क्या है? और KB क्या है? पश्चिम अभिक्रिया वेग नियतांक। सही बात है क्या? ये समीकरण नंबर क्या आ गया? 2। अब मैं ये कह दूं कि अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, तो क्या RF और RB बराबर होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अग्र अभिक्रिया वेग और प्रति अभिक्रिया वेग बराबर होंगे ना? तो मैं कह दूं कि अब अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, इसलिए RF बराबर RB। समीकरण नंबर 3।
लिखना नहीं है, लिखना नहीं आज। प्रशांत लांबा पूछ रहा है लिखना है क्या? सब लिखना था क्या? कुछ भी नहीं लिखना था बेटा इसमें। जब लिखूंगा तब बता दूंगा। बढ़िया आदमी हूं मैं, हूं कि नहीं हूं? हाँ। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। अब मैं ऐसे कहूं कि समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर सही बात लिख दूं क्या? यहाँ पर क्या है? आर एफ। तो आर एफ का मान कहाँ है? ये रहा आर एफ। ये आर एफ बराबर ये होता है ना, और आर बी के बराबर ये होता है। तो समीकरण 3 में आर एफ और आर बी का मान रख दूं, या समीकरण 1 और 2 का मान रख दूं? तो यहां पर रख देता हूं मैं। आर एफ बराबर होता है के एफ, एक की सांद्रता और बी की सांद्रता, बराबर के बी सी की सांद्रता और बी की सांद्रता। सही है क्या? सही है? सही है। तो फिर मैं इसको ये लिख दूं क्या? के एफ बटा के बी बराबर सी की सांद्रता डी की सांद्रता बटा ए की सांद्रता बी की सांद्रता। ये लिख सकता हूं क्या? देखो देखिए, क्योंकि आप हमेशा वज्र गुणा करते आ रहे हो ना, मैंने उसको उल्टा कर दिया है। आप ऐसे करते हो, मैं उसको उल्टा बना के ला रहा हूं। अरे सही है कि मेरी बात? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो देखो ये बना कि नहीं बना, और इसको ये बन गया। तो इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? अरे लिख देंगे क्या? और ये जितना भी ना, लिखना नहीं है आपको। ये किसी भी क्लास में नहीं लिखवाता हूँ, पढ़ाता भी नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये लास्ट में कुछ शब्द काम में लूंगा मैं, तो आप सीधे कहोगे सर ये सीधे कहां से आ गया? क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा सांद्रता स्थिरांक केसी। अब आप केसी को समझ लोगे, मैं तो लिखूंगा सांद्रता स्थिरांक, आप समझ लोगे इसको कैलासन। क्या समझ लो? अरे समझ लो ना। हाँ, इसलिए बोल रहा हूं। तो अब जो है वो केसी बराबर होता है के एफ बटा के बी। ध्यान से समझना, पूरी अभिक्रिया का स्थिरांक पूछे। ये तो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और ये प्रतीप अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो पूरी अभिक्रिया का स्थिरांक कितना है? तो ये पूरी अभिक्रिया का स्थिरांक है। इसको बोलते हैं सांद्रता स्थिरांक। क्या बोलते हैं? स्थिरांक। इसको बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। क्या बोलते हैं? इसलिए बार बार मैं एक शब्द काम में लूंगा कि साम्यावस्था स्थिरांक। तो आप समझ आना, दोबारा मत पूछना। साम्यावस्था स्थिरांक क्या होता है? केसी। और वो केसी होता है ना के एफ बटा के बी, यानी कि अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। अरे समझे क्या? ये अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है कि नहीं है, और ये प्रतीप अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और बटा में लिखने का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? उस अनुपात के बराबर कौन है? केसी है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? केसी। क्या लिख सकता हूं? केसी बराबर ये का ये लिख दूंगा सी की सांद्रता डी की सांद्रता बटा ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ये सी और डी उत्पाद है या अभिकारक? उत्पाद। तो मैं ऐसे लिख दूं कि के सी बराबर, ऊपर तो थे उत्पाद, इन उत्पादों की सांद्रता। अरे उत्पाद है ना दोनों, और ये किसकी सांद्रता? अभिकारकों की सांद्रता। यही है बस। पूरी इतनी बड़ी जो बात बताई है, उस इतनी बड़ी बात में ना तो एक भी चीज आपको लिखनी है और ना आपको याद रखना है। ये एक लास्ट की लाइन है, ये पूरे चैप्टर में बार बार आएगी कि साम्यावस्था स्थिरांक बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो वहां आप ये नहीं पूछोगे सर ये कैसे कहां से आया है, ये इतना पूरा वो करके यहां तक पहुंचता है। पहुंच गया? इसको बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पूरा। समझ गए क्या? नाम तो सुना होगा ना? किसने दिया था? हाँ, तो गुलबर्ग और वागे दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, इसलिए उस सिद्धांत को गुलबर्ग वागे सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलबर्ग वागे सिद्धांत। मेरी बात समझ गए क्या? तो अब इसको लिखेंगे अपन कब? कल लिखेंगे। समझ गए क्या?